पूर्व जन्म से कर्मों का संबंधित का एक और कारण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये भी कहा गया कि राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। वक्री का मतलब है जो इनकी जो सूर्य और चंद्रमा की जो गति है, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलते हैं। कभी भी जो है पृथ्वी की तुलना में वो आगे या पीछे, सॉरी पीछे नहीं महसूस देते हैं। तो राहु का और केतु क्या है, सूर्य और चंद्रमा के विपरीत है, तो उनसे उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य और चंद्रमा और दूसरे ग्रह जो हमारे वर्तमान के कर्मों के फल का निर्धारण करते हैं, तो वक्री ग्रह क्या होते हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का, यानी उल्टा। सूर्य और चंद्रमा वर्तमान है, तो राहु क्या है, हमारा भूत है, भूतकाल है। तो पूर्व जन्म के कर्मों को राहु और केतु जो है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में हमको देते हैं, और उसी से हमें कष्ट और सुख मिलते हैं। ठीक है, तो राहु को क्या कहा गया, शनिवत कहा गया। अब शनि क्या है, शनि को हम लोगों ने जैसे समझा था कि शनि सूर्य से बहुत दूर है, तो शनि भी अंधकार के ग्रह है। अंधकार को तमोगुण या अज्ञान का अंधकार कह लेते हैं। अज्ञान मतलब आध्यात्मिक अहंकार। अंधकार का मतलब ये होता है सामान्यता कि हमें सही चीजों को हम नहीं पहचानना। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता तो अध्यात्म ही है। अध्यात्म का मतलब वही है जो हम लोग बार बार समझते आए हैं कि जैसा हम है वैसे दूसरे को समझें, और स्वयं की खुशी के लिए दूसरे को कष्ट ना दें। तो यही अध्यात्म, भौतिकता को छोड़ना, भौतिकता को उतना रखना जितने की हमें आवश्यकता हो। तो क्या है, राहु भी आध्यात्मिक अंधकार के कारक है ना। और राहु चूंकि शनि काले हैं, तो राहु भी काली ही वस्तुओं का, यानी बुरी वस्तुओं को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। राहु चूंकि धीमे हैं, लेजी हैं, मलिन हैं, तो केतु भी जो है, सॉरी राहु भी जो है मलिन बस्तियों का, गंदे लोगों का, इन सब का जो है कारण है। अंधकार होने के कारण ये सूर्य और चंद्रमा से बिल्कुल विपरीत हैं, और सूर्य और चंद्रमा को जब ये ग्रसित कर लेते हैं या प्रताड़ित कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, तो जातक को क्या, मन बहुत भय भ्रम में आ जाता है। तो क्या होता है, जातक डिप्रेस हो जाता है, तो डिप्रेशन के भी कारक हो जाते हैं ये। और राहु की एक और खास बात है, राहु को कहा गया है आउटकास्ट, चांडाल। क्यों कहा गया है, देखिए राहु में जो क्या है कि राहु का जो सबसे बड़ा गुण है कि वो चूंकि सूर्य और चंद्रमा के वो विरोधी हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या है, सतोगुण है। सतोगुण का मतलब क्या है, समाज के नियम कानूनों परंपराओं के अनुसार चलते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना। राहु इनके विपरीत है। तो राहु क्या करते हैं, जो समाज में प्रचलित परंपराएं हैं, जो नियम कानून हैं, जो प्रचलन है, उनको नहीं वो मानते हैं। जब उनको नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, वो इन परंपराओं का उल्लंघन करते हैं, किसी की बात नहीं मानते। तो इस परंपरा का उल्लंघन करने से क्या होता है, उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाता है। आप अक्सर हम लोग ये सुनते रहे हैं, पहले तो ज्यादा होता था, अब कम होता है, कि जाति बहिष्कृत कर देना। मतलब बहुत से आप लोगों ने ऐसे किस्से सुने होंगे अखबारों के माध्यम से कि फलानी व्यक्ति ने है जाति के बाहर विवाह कर लिया, या उसने नियमों का नहीं पालन किया, उसे जाति बहिष्कृत कर दिया। मतलब क्या होता था कि जो भी व्यक्ति नैतिक परंपराओं, सामाजिक परंपराओं का पालन नहीं करेगा, उसे जाति बहिष्कृत कर दिया जाता था। अब बहिष्कृत का मतलब, जो बहिष्कृत व्यक्ति होता था वो कहाँ रहता था, गांव के किनारे जहां कोई नहीं रहता था, बॉर्डर पे, या ना इस गांव के लोग हैं ना उस गांव के लोग हैं, तो वहां पर वो बॉर्डर में जाकर के रहता था। इसीलिए क्या है, राहु को जो है बॉर्डर फोर्सेस भी कहा गया है, सीमा पर तैनात प्रहरी, सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति भी कहा गया है। तो जितने भी खराब काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें देश निकाला, जाति निकाला, घर निकाला, ये दे दिया जाता है, ये सब क्या है, राहु के कारकत्व है ना। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा किसी प्रकार के बंधनों को राहु बड़े गर्व से नकारता, हम ये नहीं मानते।
हम कुछ नहीं मानते क्योंकि वो बली है ना, बुद्धिमान है, साहसी है, तो उसको सबको आज्ञा को नकारने में जो है बड़ा गर्व महसूस करता है। इसीलिए जब अब शहर के बाहर या बस्तियों के बाहर कौन रहता है, तो रहते थे चांडाल कहा जाता था, ग्रूम। तो राहु को इसलिए चांडाल कहा जाता है। चांडाल माने जो सामाजिक नैतिक कार्यों को ना करे, उनके विपरीत जाकर के काम करे। ठीक है। तो राहु क्या है, सबका विरोध करता है, भाई बहन माता पिता सबका जो है, सबके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है। ठीक है। तो इसीलिए राहु को जो है बॉर्डर फोर्सेस भी कहा गया है ना, चांडाल। अब चांडाल का मतलब ये भी कह सकते हैं कि नीची जात, लो कॉस्ट पर्सन। तो राहु क्या है, लो कॉस्ट पर्सन का भी जो है कारक है। जितनी मतलब जो कहा भी गया आउटकास्ट या लो कॉस्ट, उन लोगों में जन्म जिनका होता है उनको भी राहु कारकत उनको दिया जाता है, लो कॉस्ट का। और जितने भी हमारे कहिए कि लो खराब टाइप के जो जितने भी काम हैं, चोरी चमारी, गुंडागर्दी, डकैती, वेश्यावृत्ति या इस अनैतिक काम, ये सब क्या है, जातक राहु के प्रभाव से करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो भौतिकता में आसक्त होता है, उसको उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है। तो राहु इन सब चीजों का कारक है। राहु क्या है, चूंकि हाँ निर्जन स्थानों, जंगली जंगल पहाड़ों इत्यादि का भी कारक है। क्यों? क्योंकि वहां एकांत है, वहां कोई है नहीं, जिस और इसको बाहर देश निकाला दिया जा चुका है, समाज के बहिष्कृत किया जा चुका है, इसलिए निर्जन स्थानों में रहता है। तो राहु इन सब चीजों का कारक है। और राहु क्या है, राहु को विदेशी प्रभाव भी कहा गया है। विदेशी प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जो मतलब हमारे समाज, जो हमारा कल्चर है, जिन परंपराओं को हम लोग मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पालन करते हैं, उन परंपराओं को ना मानने वाला है, उन परंपराओं से विपरीत जो कुछ भी है वो हमारे लिए विदेशी है। और राहु चूंकि प्रचलित परंपराओं के विरोध में ही रहते हैं हर समय, इसलिए राहु को विदेशी कहा गया है। तो क्या विदेशी प्रभाव, विदेशी प्रभाव डिफरेंट कल्चर। तो राहु जब कभी बहुत प्रभावी होता है तो क्या करता है, वो हमें डिफरेंट कल्चर में भेज देता है, विदेश का भी कारक है। राहु के प्रभाव से ही लोग क्या इंटर कॉस्ट मैरिज करते हैं, है ना, इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, डिफरेंट अपने परिवार समाज परंपराओं से भिन्न जगहों पर का प्रभाव होना। तो यही हमें लोग को मतलब मतलब अदर कास्ट मैरिज में भी राहु बहुत प्रभावी होता है इसीलिए। ठीक है। और चूंकि हम लोग विदेशी मतलब भारतीय संस्कृत का विदेशी प्रभाव को अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि भारतीय वैदिक ज्योतिष है, भारतीय परंपराएं क्या आध्यात्मिक है, विदेश में क्या है ज्यादातर विदेशी परंपराएं भौतिकवादी है। इसीलिए राहु को जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब राहु वर्तमान संदर्भ में देखें तो चूंकि राहु का क्या काम है कि प्रचलित परंपराओं के विरोध में या उसके विपरीत में कार्य करना, वैसी सोच रखना। तो वर्तमान में जितनी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो जिसके कारण जो है समाज में ऐसी परंपराएं हमारों की प्रचलित परंपराओं के विपरीत जो प्रभाव फैला रही है, उन सब का कारक जो है वो राहु है। तो राहु टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कारक है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी का युग भी है, और ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण जिससे बड़ा समाज प्रभावित हो, और जो हमें थोड़ा सा सामाजिक मतलब जिससे समाज में परंपराओं का प्रभाव समाप्त हो या खत्म हो या खराब। तो वर्तमान में तमाम तरीके के जो आप लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी के इफेक्ट जो हमें डिग्रेड कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, वो सब राहु है। जो आकर्षक हैं वो राहु और शुक्र हो जाते हैं। ठीक है। तो राहु को अगर हम लोग बहुत संक्षेप में समझना चाहें तो वो सारे कार्य जो भी हमें हमें अपने सोशल वैल्यूज से डिग्रेड कर ले जाएं, हमें समाज के विपरीत ले जाएं, वो सब राहु के पास है। ठीक है। तो राहु के ये कारकत्व है। अब राहु और केतु को छाया ग्रह होने का हम लोग मतलब समझ लेते हैं।
क्योंकि इसके बगैर इनको समझ पाना बिल्कुल असंभव है। एक तो हम लोगों को ये जानना है कि हम लोगों ने इस पहले समझ रखा है कि जो हमारे 7 ग्रह हैं, फिजिकल एंटिटीज, भौतिक ग्रह, उन्हीं के पास ब्रह्मांड की 12 राशियों का स्वामित्व है। तो इसका मतलब निकल राहु और केतु के पास किन्हीं भी राशियों का स्वामित्व नहीं है, वो किसी राशि के स्वामी नहीं है। ठीक है। और इसका मतलब एक ये होता है कि जब, लेकिन राहु केतु है तो, और ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं, ग्रहों के साथ है, सूर्य चंद्रमा से मिले हुए हैं, कि उन्हीं से निर्माण हुए हैं। तो राहु को इन जो हमारा जो 12 राशियां हैं, जो भचक्र है, जो जोडियाक है, उसी में वो परिक्रमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जन्म के समय तो बैठेंगे ही बैठेंगे। तो राहु केतु हमेशा किसी न किसी भाव में बैठते हैं, अलग अलग भावों में। जब किसी न किसी भाव में बैठते हैं तो कोई ना कोई राशि होती है वहां पर उनकी, और किन्हीं राशियों में इनका स्वामित्व तो है नहीं। तो क्या हो जाता है, राहु और केतु जहां बैठ जाते हैं वही उनका घर हो जाता है। जम के बैठ गए, अतिक्रमण कर लिया। तो राहु और केतु क्या करते हैं, जिस भाव में बैठ जाते हैं या जिस राशि में बैठ जाते हैं, वही राशि और भाव उनका हो जाता है, और वो उन्हीं के अनुसार जो है वो अपना कार्य करने लगते हैं। अब ये छाया है, छाया का मतलब क्या होता है, छाया तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की होती है। जैसी वस्तु वैसी छाया, अर्थात जैसी राशि जैसा भाव, उसी प्रकार से राहु और केतु का प्रभाव, क्योंकि वो छाया है, राशि और भाव के अनुसार उन्होंने अपनी छाया को बदल लिया। और जैसे ग्रह के साथ होंगे, तो ग्रह माने एक ऑब्जेक्ट, फिजिकल एंटिटी, उसके अनुरूप अलग छाया बन जाएगी। तो राहु क्या हो गए, उस ग्रह की छाया हो जाएंगे। अभी हम एक सूत्र आपको समझाएंगे राहु के फल देने का। तो राहु केतु क्या है, छाया है। जिस स्थान जिस भाव में बैठते हैं, जाते हैं, उस स्थान और भाव के अनुरूप जो है अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, और उसी के अनुरूप जो है फल देने लगते हैं। इसीलिए राहु और केतु का फल कथन जो है थोड़ा सा कठिन है उनके, लेकिन उसको सरल बनाने के लिए कुछ वैदिक ज्योतिष में सूत्र भी दिए गए हैं, जिसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो राहु केतु का छाया ग्रह है। छाया ग्रह का मतलब क्या हुआ है कि जहां बैठना, जिस राशि में जिस भाव में बैठना, उसके अनुरूप जो है प्रभाव ले लेना, जिस ग्रह के साथ है उसके अनुरूप प्रभाव ले लेना। ठीक है, तो ये छाया ग्रहों का महत्व हो गया। अब यहाँ इसका मतलब एक और होता है, जैसा हम लोगों ने समझा कि राहु जिस भी राशि में जाएंगे, मंगल की राशि में गए तो मंगल जैसे, चंद्रमा सूर्य की राशि में गए तो उनके जैसे, लेकिन उनका विरोध विपरीत प्रभाव देने वाले। बुध की राशि में गए तो बुध का प्रभाव देने वाले। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह का प्रभाव देते हैं। अब राहु में छाया ग्रह या अपने आप को परिवर्तित करने की इतनी अच्छी क्षमता है राहु केतु में, कि जब राहु और केतु जब सतोगुणी राशियों में जाते हैं, सतोगुणी राशियां माने बुध और गुरु की राशियां, कुछ लोग चंद्रमा की भी राशि और सूर्य की राशि को भी लेते हैं, लेकिन बुध और गुरु की राशियों को सतोगुणी लिया गया है। तो क्या हो जाते हैं, सतोगुणी होकर होने पर एक बहुत हमको क्या कहते हैं, इतना ज्ञानी और बुद्धिमान बना देते हैं कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अगर राहु क्या है, गुरु की राशियों में बैठ गए, धनु या मीन में, और किसी प्रकार से गुरु ने इनको देख लिया, इनके साथ हो गए, तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत मतलब आध्यात्मिक, ज्ञानवान, बुद्धिमान, दूरदर्शी, सारे गुण आ जाएंगे। बुध की राशियों में बैठ गए और बुध ने देख लिया तो बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे। मंगल की राशियों में बैठ गए तो बहुत बहादुर, हिंसक, क्रूर। इस तरीके से हम लोगों को समझना रहता है। तो रजोगुणी में, सतोगुणी में बैठ गए तो बहुत बुद्धिमान हो गया जातक, है ना, इंटेलिजेंट। रजोगुणी राशियों में बैठ गए, 1 4 7 10 में, चर राशियां जिसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, जातक बहुत ज्यादा धन, वैभव, संपदा, इन सबको वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा और उसको प्राप्त भी कर लेगा। और राहु जब जो है
तमोगुणी राशियों में बैठ गए हैं तो क्या होगा, राहु कुचक्र, योजनाएं, खराब योजनाएं, स्कैम, धोखाधड़ी, प्लानिंग, खराब प्लानिंग, इसमें ऐसा रूप ग्रहण कर लेगा राहु। ठीक है, तो राहु को जो है ये सारे उनके कारकत्व है। अब राहु को अगर हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करें, राहु को क्या कहते हैं, सर्प का रूप भी बताया गया है, नाग। थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें तो सूर्य क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर हम लोग पौराणिक कथाओं के आधार पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो यहाँ पर 3 डायनेस्टीज हुई है। सूर्यवंश जो भगवान श्री राम चलाते रहे, उनके वंशज। चंद्रवंश भगवान श्री कृष्ण का है। और एक क्या होता है, नागवंश। आप लोगों सुन, नाग माने पाताल लोक के राजा। और नागवंश की भी बड़ी परंपरा रही है और इसकी बड़ी मान्यता रही है। नागवंश का मतलब है अत्यधिक शक्तिशाली। और नाग माने पाताल लोक, पाताल लोक माने गहराई, गहराई जहां बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो राहु को जो है सर्प या नाग भी कहा गया है। नाग और सर्पों में क्या है, उनकी एक क्या है, गोपनीय गुप्त शक्ति उनमें बहुत होती है। बिल में रहते हैं, इंट्यूटिव पावर जिसे कहते हैं। एक बार जिसको देख लिया हमेशा हमेशा के लिए उसको जो है अपनी आंखों में कैद कर लिया, पहचानने की क्षमता। और क्या, गहराई से पहचानने की क्षमता। तो राहु में क्या है, गहराई तक जाने में, गहराई तक पहुंचने में क्षमता है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव है। अगर राहु पंचम में है और बुद्ध की राशि में किसी प्रकार से हो गए तो जब तक कि बुद्धि में इतनी गहराई पूर्ण होगी, इतनी उसे पहचानने की क्षमता होगी, तीव्र बुद्धि। तो नाग से लोक का मतलब है गोपनीय गुप्त शक्तियां होना, यानी ऐसी शक्तियां होना जिससे हम गहराई तक किसी बात को, किसी तत्व को समझ सके। इसलिए उनको नागों से भी जो है उनको लिंक किया गया है। ठीक है, और बाकी तो ये है कि हम लोग सूर्य और चंद्रमा को समझा ही। हाँ, अब ग्रहण की बात हम लोग कर लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। जैसा हम लोग जब मन को ही सब कुछ काम करना है, अच्छे या बुरे। चंद्रमा क्या है, सतोगुणी है, प्रकाशक ग्रह है, गुड फोर्सेस है, अच्छी ताकतें हैं। मतलब जो हमको बुद्धि देती है, विवेक देती है ना, विजडम देती है, दूरदर्शिता देती है। अब राहु जब हमारे मन को ढक लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण मतलब अंधकार। कौन सा अंधकार, आध्यात्मिक अंधकार जो है फैला देते हैं, उसको ढक लेते हैं चंद्रमा को। तब क्या होता है, जातक का मन जो है ना, जो उसमें प्रसन्नता, स्थिरता रहती है, वो क्या है, खत्म हो जाती। मन क्या है, अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है ना। भय, भ्रमित, भ्रम, दुविधा, डर, है ना, डिप्रेशन, इन सब में मन डूब जाता है। और मन अगर हमारा भय है, भ्रमित है, डिप्रेस्ड है ना, तो हम क्या होते हैं, हम सही काम नहीं कर सकते ना। हम तो आध्यात्मिकता में रह जाते हैं ना भौतिकता में रह जाते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ जा नहीं सकते, भौतिक वस्तुएं हम पूरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी उलझन, बड़ी तनाव की स्थिति होती है। तो इसलिए जब कभी भी पत्रिका में चंद्रमा अगर राहु से किसी प्रकार से कष्ट में है तो जातक जीवन भर जो है उलझन में, भ्रम में, भय में, अवसाद में, डिप्रेशन में, सही निर्णय न ले पाना, रॉन्ग इमेजिनेशन, इन सब में जो है आ, मतलब भ्रमित रहता है। यही सब उसके लक्षण हो जाते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य को अगर हम लोग कारकत्व के रूप में समझे, सूर्य क्या है, राजा है, उच्च पद है, क्षमता है, सोर्स है ना, व्यवहारिकता है। अगर मतलब क्या कहते हैं, राहु ने सूर्य को ग्रहण कर लिया या सूर्य को अपने क्या कहते हैं प्रभाव में ले लिया, तो जातक क्या है कि उच्च पद पाने से रह जाता है ना। ये अपने जो भी उसके विवेक है या ये जो भी उसके क्षमताएं हैं उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है, चेतना। क्योंकि बुध सूर्य और चंद्रमा का चेतनता है, अलर्टनेस है, हमारी अवेयरनेस है। और इस अवेयरनेस को अगर राहु प्रभावित करते हैं तो हम अवेयर नहीं हो जाते, अलर्ट नहीं रहते हैं।
जब हम अवेयर और अलर्ट नहीं रहते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, हम भ्रमित रहते हैं। और हम जो हमारी क्षमताएं उनका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है पत्रिका में राहु और केतु, विशेषकर राहु, जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो जब तक कि अपनी जो वास्तविक क्षमताएं होती हैं जब तक उनका उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एक आप लोग आगे पढ़ेंगे काल सर्प योग। काल सर्प योग अभी तो समझने लायक नहीं, आगे समझाएंगे। काल सर्प योग का सीधा सा मतलब ये हो जाता है, उदाहरण में बताएंगे आगे। जब किसी भी पत्रिका में सारे के सारे ग्रह, यानी कि सूर्य से लेकर के शनि तक के सारे ग्रह अगर राहु और केतु के एक तरफ आ जाएं, मतलब क्या हो जाए, मैं एक फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी लग्न की हम लोग पत्रिका बना ले, मान लो ये बना ली 7 नंबर की। ये हम लोगों ने पत्रिका बना ली। तो सपोज यहां राहु है तो यहाँ केतु होंगे, भी समझाते हैं इसको हम लोग। अब राहु को दो चीजें हम लोग को समझनी, राहु केतु। राहु वक्री गति यानी उल्टी चाल चलते हैं। सामान्य सा अर्थ है, जैसे हम लोग जब दूसरे ग्रहों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है, सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह क्या होता है कि वो आगे की ओर चलते, आगे मतलब जैसे कोई ग्रह यहां पर है सपोज, तो ये क्या होगा, मान लो सूर्य यहां पर है तो सूर्य क्या है, मार्गी गति चलते हैं, मतलब सिंह से जाएंगे कन्या में, कन्या से तुला में, तुला से वृश्चिक में, वृश्चिक में धनु में, धनु से मकर में, ऐसे जाएंगे। सपोज ये चंद्रमा है तो चंद्रमा भी क्या है, कन्या से तुला आगे ही तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे हमेशा। जो हमारी राशियों का जो क्रमांक है उसके अनुसार वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राशियों में सीधे तरीके से वो भ्रमण करते हैं। राहु क्या है, राहु उल्टा चलते हैं। राहु मान लीजिए किसी की पत्रिका में कभी भी जो है, अगर किसी राशि में सपोज धनु राशि में है तो कुछ समय बाद ये उल्टा वृश्चिक में चले जाएंगे। ग्रह इधर चलते हैं सभी ग्रह, और राहु केतु उल्टा चलते हैं। तो एक ही हम लोग को बात समझनी है। राहु क्या बनेंगे, धनु से वृश्चिक में जाएंगे, वृश्चिक से तुला में जाएंगे। केतु क्या करेंगे, केतु मिथुन से वृषभ में आएंगे, वृषभ से मेष में जाएंगे। ये इनकी वक्री गति कहलाती, उल्टी गति। अब दूसरा क्या है, काल सर्प योग। चलो यही हमने बुध मान लिए, यही शुक्र मान लिए, यहां मत सपोज मंगल है ना, गुरु हो गए, शनि हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सात के सातों ग्रह सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र मंगल गुरु और शनि, ये सब क्या है, राहु और केतु के बीच में है। क्योंकि राहु इस तरफ जाएंगे और केतु इस तरफ आएंगे तो कहेंगे राहु और केतु की परिधि के अंदर है। तो ऐसा जब कभी होगा, ये क्रम कोई भी हो सकता है, तो ये कहलाता है काल सर्प योग। सभी ग्रहों का राहु और केतु के मध्य में होना। ठीक है, इस योग काल सर्प योग का जो प्रभाव ये होता है सिंपल, राहु केतु क्या है, भौतिकता। व्यक्ति क्या है, ज्यादातर उसका आकर्षण जो है वो भौतिकता की तरफ रहता है और आध्यात्मिकता की तरफ वो कम जा पाता है। जिसे कहते हैं जड़ बुद्धि, या मतलब मंद बुद्धि हो जाना, इतनी बुद्धि रहना कि हमें खाली जो है धन वैभव भोजन इसी से हमारा मतलब है। ठीक है, तो ये हो जाता है काल सर्प योग और राहु की वक्री गति या उल्टी चाल।
हाँ, एक और बता दें, इनका भ्रमण काल बता दें कि राहु और केतु का भ्रमण काल क्या है। ये पूरे जोडियाक का चक्कर 18 वर्ष में लगाते हैं। तो एक राशि में ये लोग क्या रहते हैं, 1.5 वर्ष रहते हैं। 18 को हम लोग 12 से डिवाइड करें तो 1.5 ईयर आएगा। तो जिस प्रकार से शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, गुरु 1 वर्ष रहते हैं, तो ये 1.5 वर्ष रहते हैं। तो ये भी धीमी गति के ग्रह हैं। धीमी गति के ग्रह होने से इनके प्रभाव भी थोड़े स्थायी प्रकृति के और दूरगामी होते हैं। और चूंकि राहु शनिवत होते हैं, केतु को कुजवत यानी मंगल की तरह कहा गया है, तो जो नेचर शनि का है, यानी धीमे क्रॉनिक डिजीज देना, धीमी गति से काम करना, वही राहु का भी नेचर है। राहु दूसरा क्या है, चूंकि अंधकार है, अंधेरा है, तो ये राहु अचानक परिणाम देने के लिए भी बहुत फेमस है। वो इसलिए होता है कि अंधकार के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी जा सकती है, इसलिए जो जिसकी जानकारी हम नहीं कर सकते हैं और वो हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अचानक है, सडननेस। तो राहु क्या है, अचानक जो है फल देने के लिए वो फेमस है। अब इससे हम लोग राहु और केतु की वक्री गति। हाँ, एक और चीज, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हाउसेज में रहते हैं 180 अंश की दूरी पर। क्यों? क्योंकि जब परिक्रमा पथ एक दूसरे को काटता है तो दोनों क्या है, एक साउथ नोड है, नॉर्थ नोड है, जस्ट अपोजिट साइड में। तो अगर राहु की स्थिति मालूम है तो केतु उसके जस्ट अपोजिट होंगे। राहु कहीं यहां, राहु यहां बैठ गए तो केतु यहां आ जाएंगे। जस्ट अपोजिट हाउस में हमेशा रहते हैं। ये सामान्य जानकारियां हैं जिसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब 2-3 चीजें और हम लोग समझ लेते हैं। राहु के लिए वैसे तो चूंकि इनकी फिजिकल एंटिटी नहीं है, चूंकि इनकी फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसलिए इनके कोई भौतिक अस्तित्व का मतलब इनका स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये कहा गया है चूंकि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल देते हैं। तो अगर लग्न में बैठ गए तो हमारे शरीर के निर्धारण में क्या कहते हैं, वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। और अगर शनि वगैरह का प्रभाव भी पड़ गया तो क्या हो जाएगा, राहु का शरीर ऐसा वृद्ध सरीखा है, जैसा शनि का वृद्ध सरीखा है तो राहु का वृद्ध सरीखा शरीर है। जिसके मुंह से दुर्गंध आती, क्योंकि शनि मलिन है तो राहु भी मलिन है। कमर झुकी हुई है, कमर झुकी, चूंकि शनि वृद्ध है ना, इसलिए राहु भी वृद्ध है तो कमर झुकी हुई है। मुंह में एक भी दांत नहीं है तो वृद्धता की निशानी है। यानी जातक क्या होगा, थोड़ा अपनी उम्र से बड़ा दिखाई दे, है ना। कमजोर शरीर, वृद्ध, झुर्रियां, दुबला पतला, लंबा कद, काला रंग, है ना, ये सब चीजें क्या है, राहु का इस तरीके का शरीर कहा गया है। वैसे ये कोई बहुत सटीक नहीं, लेकिन एक कॉमन जानकारी है। ठीक है। राहु क्या है, सर्प का कारक है। सर्प माने विष भी होता है, तो राहु जो विष जो है ना उसका भी कारक है। सर्प से हम लोग विष ही मिलता है। तो विष का मतलब ये समझ लें, जितनी भी हमारे लिए अनहाइजेनिक चीजें हैं, जो भी हमारे स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव डालें, है ना, किसी भी प्रकार का, जो जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स भी बड़ा तेज प्रभाव डालते हैं, नींद डालते हैं, तो ड्रग्स भी जो है राहु के कारकत्व में आ जाते हैं। ऐसी तमाम दवाइयां जो हमें थोड़ा शरीर को शिथिल कर दें। जहर क्या करता है, शरीर को शिथिल कर देता है, सोचने समझने की शक्ति कम कर देता है। तो ड्रग्स, केमिकल्स, तमाम इस तरीके के, है ना, ऐसी दवाइयां, ये सब क्या है, राहु के क्षेत्राधिकार में आते हैं। क्योंकि राहु जो है सर्प का कारक है। सर्प माने जहर, जहरीले कीड़े, जहरीले कीड़ों का काट लेना, सर्प का काट लेना, ये सब क्या है, राहु का प्रभाव हो जाता है। जहरीले मच्छर, ये सब चीजें क्या है, राहु में आते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट, बग्स। अब राहु क्या है, अंधकार है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, तो इतने भी सूक्ष्म कीटाणु हैं वो भी राहु के दायरे में आते हैं, जो हमको, जिनके काटने से थोड़ा जहर फैलता, वो सब जो है राहु के दायरे में आते हैं। राहु से संबंधित स्थान तो हम लोगों ने समझ ही लिया कि जो बॉर्डर एरिया, जहां मतलब कोई सामान्य लोग निवास ना करते हो, खराब स्थान, मलिन स्थान, है ना, बॉर्डर एरियाज, जंगल, पहाड़,
जहाँ जाति बहिष्कृत लोग रहते हैं, तो ये जो है राहु के स्थान है। दूसरा, एक छोटी सी चीज और समझ लें कि हम लोगों ने ये तो समझा कि सूर्य और चंद्रमा सतोगुणी ग्रह हैं, और सूर्य और राहु और केतु का इनके सीधा सा जो है विरोध है। लेकिन राहु का विरोध जो है गुरु से भी है। क्यों है? क्योंकि गुरु क्या है? धर्म है, नियम है, कानून है, सुख है ना, आध्यात्मिकता है। गुरु हमेशा जो है सामाजिक नियमों का पालन करते हुए, जो हमारे नियम कानून का पालन करते हुए काम करने की बात कहते हैं, परंपराओं का पालन करना, निर्वहन करना। और राहु क्या है? इन सबके विपरीत, इन सबको तोड़ने की बात करते हैं। तो राहु के जो कारकत्व स्वभाव है गुरु के बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए सूर्य चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा और गुरु के शत्रु कौन है? राहु। सबसे बड़े शत्रु, शनि से भी ज्यादा बड़े शत्रु क्या? राहु। ठीक है। तो इसीलिए गुरु और राहु का एक जगह मिलना, एक जगह युति होना, कंजंक्ट होना, गुरु चांडाल योग भी कहा गया है। चांडाल माने खराब काम करने वाला, गुरु माने अच्छा काम करने वाला। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले हैं, इसलिए जो है ये गुरु चांडाल योग कहा गया। इससे क्या होता है कि देखिए, भला व्यक्ति बुरे व्यक्ति पर अपनी छाप छोड़ने में थोड़ा समय लगाता है, या जल्दी छाप नहीं छोड़ पाता, जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता है। बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को जल्दी अपने छाप छोड़ देता है, प्रभाव जमा देता है। मतलब क्या हुआ कि अगर गुरु चांडाल योग है, तो जाहिर है कि गुरु के जो कारकत्व है, यानी अच्छी चीजें वो कम हो जाएंगी और बुरी चीजें वो बढ़ जाएंगी। राइट। तो ये मोटी मोटी चीजें थी राहु के संदर्भ में। सामान्य रूप से हम लोगों ने इनके कारकत्वों को समझने की कोशिश की। हाँ, एक चीज और मैं छोटी सी बता दूं 2 मिनट के लिए। हल्का सा तो हमने इसका हिंट दे ही दिया है कि एक सूत्र आया है आगे, जैसे अभी उसका उपयोगिता नहीं है लेकिन जानकारी जरूरी है, कि आगे सूत्र आया है कि राहु केतु जिन जिन भावों में बैठते हैं, ये मैं डाल दूंगा पोस्ट लिख करके, उन उन भावों का फल देते हैं। ये हम लोग फलित जब समझेंगे तो और इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे। जिन भावों में बैठते हैं उनका फल देते हैं, जिन ग्रह की राशियों में बैठते हैं उन ग्रह का फल देते हैं। जैसे हम लोग समझा, मंगल की राशि में बैठेंगे तो मंगल का फल देंगे, बुध की राशि में बैठे तो बुध का फल देंगे, गुरु की राशि में बैठे तो गुरु का फल देंगे। नहीं, छाया ग्रह है, ऑब्जेक्ट के अनुसार अपनी छाया बदल लेते हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका फल देते हैं, उसके अनुसार फल देते हैं। इनके लिए कहा गया है कि ये जो है ग्रहों की ताकत को बढ़ा देते हैं। अच्छे फल देने हैं तो उनकी ताकत को बढ़ा देंगे, बुरे फल देने हैं तो उस दिशा में काम करने लगेंगे। तो ग्रहों के फल के प्रभाव को बढ़ाना, ये राहु का मुख्य ताकत है। ठीक है।